प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। 6, 7, 8 कुछ चैप्टरों में समानताएं हैं। इस वजह से सभी को सम्मिलित एक वीडियो बनाया जा रहा है। उसमें कुछ संख्याओं को हम बताएंगे, जैसे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परमीय संख्याएं। इन संख्याओं को हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हाँ, खासकर एक बात कहना भूल गए, हमारा ये चैनल है, इस चैनल का नाम है गुरुकुल ज्ञान। गुरुकुल ज्ञान जो नया चैनल हमारा है, इस पे सभी क्लासों के सभी सब्जेक्टों के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आते हैं यदि आपको देखने के बाद में, तो उनको लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, आगे हम चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को प्राकृतिक भी कहते हैं, प्राकृतिक। और इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं को हम कैसे समझेंगे? ऐसी संख्याएं एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं को यदि नेचुरल नंबर को हम पढ़ें तो इनमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और डॉट डॉट करके अनंत तक जाती है। ये अनंत तक प्राकृत संख्या। ठीक है, और आगे दूसरी संख्या हम पढ़ते हैं, पूर्ण संख्या। आगे दूसरी कौन सी पढ़ते हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी पूर्ण नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, डेफिनेशन उनकी जो पूर्ण है वो पूर्ण से ही पता चल रहा है वो कैसी संख्याएं हो सकती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी जैसे हम एक मोबाइल का पहले उपयोग करते थे, तो मोबाइल जो कीपैड वाला मोबाइल होता था, तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 स्टार है। इस तरह के अंक होते थे। तो इनमें जितने भी नंबर दिए हुए हैं, जितने भी अंक इसमें हैं, वो पूरे हैं। ये अंक पूरे पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं। इन अंकों से बाहर कोई भी संख्या नहीं बनती है। हम किसी भी संख्या को इन अंकों के माध्यम से ही लिख सकते हैं। यानी ऐसे अंक जिन अंकों के माध्यम से हम कोई भी संख्या लिख दें तो वे सभी अंक पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी ने मोबाइल नंबर बोला या किसी ने बोला 570, तो हमने 570 इन्हीं अंकों में से एक एक अंक को चुन के लिख दिया, जैसे 570। तो इनको इन अंकों से बाहर कोई सा भी ऐसा अंक और एक्स्ट्रा नहीं है कि जिससे हमें किसी भी संख्या को बनाने में सहायता लेनी पड़े। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं तो होती ही है, लेकिन उन संख्याओं में 0 और जुड़ा रहता है। तो हम कह सकते हैं इनको होल नंबर कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट डॉट करके अनंत तक ऐसी संख्याएं सभी कैसी? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण नंबर कहलाते हैं। तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन दोनों में कुछ अलग अलग से कॉमन से प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं? जैसे हम पूछते हैं क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हम कह सकते हैं कि सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि यदि एक एक अंक से मैच किया जाए तो इस ऊपर वाली जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके एक एक अंक आपको पूर्ण संख्या में मिलेंगे। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात है कि 0 और एक्स्ट्रा और मिलेगा।
तो यदि प्रश्न आता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है तो हाँ, और यदि प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है तो नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो ज्यादा होता है शून्य, और प्राकृत संख्याओं में नहीं होता है। इस तरह से हम प्राकृत संख्याओं पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित यानी एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। हमें आशा है कि सभी बच्चों को ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अपना पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। तो बच्चों पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं? पहले हम ये जो शब्द है अपना पूर्णांक, इसका अर्थ समझते हैं, इसके बाद देखेंगे कि पूर्णांक होता क्या है। हम आगे लिखते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक का यदि हम विच्छेदन करें, इसका विच्छेदन इस तरह से होगा, यदि इसका संधि विच्छेद करें तो पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो इसके संधि विच्छेद के बाद हमें एक डेफिनेशन और इसकी परिभाषा मिलती है। पूर्ण मीन्स होता है पूरा, पूरा अंक। जिस संख्या में पूरा अंक हो वो कैसी? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसमें पूरा अंक कैसा? जैसे हम कहते हैं 1.5, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। जैसे हम कहते हैं 3/4, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो पूर्णांक कैसी होगी? 3 का अंक हो सकता है, 4 का अंक हो सकता है, 5 का अंक हो सकता है। ऐसी संख्याएं सभी पूरा अंक जिस संख्या में हो वो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अब पूर्णांकों को हम और आगे एक्सप्लेन करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम एक संख्या रेखा की, एक संख्या रेखा बनाई जाती है पूर्णांक में। ऐसी संख्या रेखा बच्चों हम आज एक बार बनाते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं जिसको, इस तरह से। इसके सेंटर में हम शून्य यानी जीरो को मानते हैं, फिर बराबर बराबर भागों में इसको डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एकदम 10 या 10 इसको नहीं कह सकते, हम इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइड पे लिखेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब हम क्या समझते हैं? एक संख्या रेखा है, उस संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को कैसे दर्शाएंगे? जो शून्य अपना जीरो है, इसके बाईं तरफ जितने भी अपने अंक हैं सभी धनात्मक होंगे, और सॉरी इस जीरो के यानी शून्य के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं वो सभी धनात्मक होते हैं, और बाईं तरफ जितने भी अंक हैं वो सभी ऋणात्मक होते हैं। तो जो जीरो से इस साइड की जितनी भी संख्याएं होती हैं इनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। यानी ये धनात्मक अंक है, और जीरो से जो बाईं तरफ अंक है वो सभी ऋणात्मक है, इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। यदि पूर्णांक का जब हम पूर्णांक को हमने गहराई से समझा, पूर्णांक का जब हमने एक्सप्लेन किया, पूर्णांक की थोड़ी डीपली हम गए पूर्णांक में, तो पूर्णांक में हमको मिला ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक जो हमारी संख्या रेखा है, उन दोनों के बीच में एक अंक सभी बच्चों को दिख रहा है, शून्य।
जीरो। अब सभी बच्चों के मन में ये ख्याल आएगा कि सर जी बताएं, इस जीरो को धनात्मक पूर्णांक में जोड़ा जाए, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक इसको माने या इस जीरो को ऋणात्मक पूर्णांक माने। तो बच्चों जो शून्य होता है हमारा, जो संख्या रेखा है, जो नंबर्स लाइन है, इसके सेंटर में जो शून्य होता है वो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। इसको ना हम ऋणात्मक मानेंगे और ना धनात्मक मानेंगे। शून्य लिखेंगे इसको, शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक। तो ये शून्य है हमारा सेंटर में, दोनों ऋणात्मक और धनात्मक के बीच में शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। पूर्णांक जरूर होता है लेकिन इसको ऋण और धन में हम कहीं भी नहीं भूल सकते। अब हम इन तीनों संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं, मैचिंग करते हैं, देखते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं, यदि अब इससे प्रश्न इस तरह से बनेंगे पूर्णांक से कि पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं होती है या नहीं होती है, तो हम क्या बताएंगे कि जो पूर्णांक है उनमें प्राकृत संख्याएं होती हैं। यदि किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्णांकों में प्राकृत संख्याएं होती है पूर्णांकों के अंदर, या पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं होती है या नहीं, तो हम उत्तर देंगे प्राकृत पूर्णांकों के अंदर पूर्णांक जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्याएं होती हैं। कैसे? जैसे हमारा यहाँ लिखा हुआ है प्राकृत संख्याएं एक से लेकर के अनंत तक होती हैं, तो एक से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सब प्राकृत है। तो पूर्णांकों में भी धनात्मक एक से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं वो पूर्णांक है। तो ये संख्याएं और ये संख्याएं सेम होती हैं। हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों के अंदर प्राकृत संख्याएं होती है। दूसरा प्रश्न आता है कि पूर्णांक जो संख्याएं हैं उनके अंतर्गत क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? यस, बिल्कुल। इस जीरो को इसके साथ में और हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमारी यहाँ दिख रही हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 अंत। तो पूर्ण संख्या हमारी स्पष्ट दिख रही है। और पूर्णांकों में और एक्स्ट्रा संख्याएं भी हैं जिनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब एक सवाल आता है कि पूर्णांकों में क्या ऋणात्मक होती है? अभी तो आप कह रहे थे कि पूर्ण संख्या, तो बच्चों ऋणात्मक संख्या भी पूर्ण होती है, भले ही वो ऋणात्मक है लेकिन है तो पूर्ण। लेकिन इस तरह से होगा -3.5, तो ये पूर्ण संख्या पूर्णांक ये पूर्णांक अपनी नहीं हो, पूर्णांक तो होगी लेकिन ये क्या है, इनमें पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या नहीं होगी, पूर्णांक तो कौन में होती है। तो क्या कह रहे हैं, इसमें वे सभी संख्याएं जिनमें पूरी धनात्मक ही संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो सभी सम्मिलित होता है, ऐसी संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। और जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं सभी प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इनके बाद हम परिमेय संख्या को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या की हम थोड़ी सी डेफिनेशन देते हैं, इसके बाद में हम पूर्ववर्ती संख्याएं पढ़ेंगे, परवर्ती संख्याएं पढ़ेंगे, सम संख्या पढ़ेंगे, विषम संख्या को पढ़ेंगे, वाच्य संख्या पढ़ेंगे, अवाच्य संख्या पढ़ेंगे, सहवाच्य संख्या पढ़ेंगे। इतनी संख्याएं हम इसमें पढ़ते हैं। और अब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं, ऐसे पूर्णांक जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे दो पूर्णांक
ऐसे पूर्णांक जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी पूर्णांक, ऐसे पूर्णांक जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। नोट, लेकिन इसमें एक शर्त होती है, q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। यानी q जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। यदि q के बराबर में 0 है तो संख्या को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ये नोट, इंपोर्टेंट चीज है। ये इंपोर्टेंट में क्या है? इंपोर्टेंट, q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए। और सरल भाषा में यदि आपको समझाया जाए तो हिंदी में हम कहते हैं अंश बटे हर। अंश बटे हर, हर की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। हर का मान 0 यदि होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ये इसकी कोटेशन यानी परिभाषा होती है कि ऐसे पूर्णांक जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, लेकिन शर्त है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं थी, पूर्णांक का हमने पहले ही जिक्र कर दिया है। तो पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। -3/2 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, 6/3 हो सकता है। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। परवर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में एक जोड़ने पर जो अगली संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। दी गई संख्याओं में एक जोड़ने पर, हम याद रखेंगे, दी गई संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे परवर्ती संख्या कहते हैं। दी गई संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया 50, इसकी परवर्ती संख्या 50 + 1 = 51। तो 50 की परवर्ती 51 है। हमने लिख दिया 72, इसकी परवर्ती संख्या बताएंगे 1 = 73। यानी परवर्ती संख्या कोई पूछता है तो उसमें एक का अंक जोड़ा जाएगा, जो अगली संख्या आएगी वो परवर्ती संख्या आएगी। ठीक है बच्चों, आगे पूर्ववर्ती संख्या, इसी में हम बनाते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो दी गई संख्या में से एक घटाने पर, दी गई संख्या में से क्या करें? एक घटाने पर, एक का अंक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको पूर्ववर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 99, अब इसकी पूर्ववर्ती पूछेंगे, एक घटा देंगे 98। जैसे पूछा किसी ने 63, एक घटाने पर आ जाएगा अपना 62। इस तरह की संख्याएं जिनमें से एक घटाया जाए वो सभी संख्याएं कैसी? परवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे फिर से कल हम आगे और संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इन पे आधारित एक वीडियो डालेंगे।
तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो संख्याएं जो आपके लिए बताई गई हैं इनको याद करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।